हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ 12 एचएससी बोर्ड का टॉपिक है और सब्जेक्ट कर रहे हैं हम लोग बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी। और आज का जो टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, इसके अंदर हम इलस्ट्रेशन 1 कर रहे हैं यानी सॉल्व सम। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था अनसॉल्व सम, प्रैक्टिकल सम के, तो वो वीडियो अगर पूरे देखने तो आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी चेक कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दे बच्चों, एंट्री कब कहाँ कैसे पास करनी है। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 1। सो ये आपके टेक्स्ट बुक का समय बच्चों, दया एंड समा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:1। Following the trial balance, additional information prepared trading P&L and the balance sheet on 31st March 19। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है डेबिट और क्रेडिट, और फिर लास्ट में एडजस्टमेंट इसके नीचे पे सेटअप नहीं है तो इसलिए यहाँ लिखा है मैंने। सो बच्चों, सबसे पहले रूल है फाइनल अकाउंट का कि सबको पहला लेबलिंग करो कि ट्रेडिंग में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा, एसेट्स में क्या आएगा और लाइबिलिटी में क्या आएगा। तो स्टॉक कहाँ आता है बच्चों, ट्रेडिंग, दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक। बिल रिसीवेबल कहाँ आता है बच्चों, एसेट्स। तो सबको लेबलिंग करना है, तो इनिशियल आप ऐसे लिख लें, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, एसेट्स, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग। पहला वर्ड अगर सैलरी एंड वेजेस होता तो हम P&L लिखते, तो पहला नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखें, डेटर एसेट्स। तो लाइक दिस पूरा लिखें यहाँ पे डिटेल। सेम वे क्रेडिट साइड भी वही डिटेल लिखेंगे, जनरल रिजर्व लाइबिलिटी, कैपिटल लाइबिलिटी, क्रेडिटर लाइबिलिटी, RDD, P&L, इस तरह से पूरा डिटेल पास करें। आउटस्टैंडिंग वेजेस याद रखें, अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड ट्रायल बैलेंस में आता तो लाइबिलिटी। सेम वे अगर प्रीपेड वर्ड आता, प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड सैलरी, तो वो डायरेक्टली एसेट्स में जाता। तो आगे वर्ड याद रखें, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। रिटर्न्स दिए हुए हैं ऑलरेडी, डिस्काउंट, ठीक है, फाइन, बहुत अच्छी बात है। फिर बच्चों ट्रायल बैलेंस में आपको ये याद रखना है कि ये जो बैड डेट है और ये जो RDD है 2 बार होगा। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे भी एक बैड डेट है और ये भी एक बैड डेट है, ये भी एक RDD है और ट्रायल बैलेंस में भी RDD है। ट्रायल बैलेंस पहली बनती है और एडजस्टमेंट बाद में होता है। तो इसमें पुराना ट्रायल बैलेंस है और नया एडजस्टमेंट है, तो ट्रायल बैलेंस की एंट्रियाँ ओल्ड रहती है, तो उसको याद रखें। और यहाँ पे जो बैड डेट और RDD है ये न्यू है, तो इसको पहचानने का तरीका याद रखें, यहाँ पे न्यू वैल्यू रहेगी और यहाँ पे ओल्ड वैल्यू रहेगी। फिर बच्चों आपको ट्रायल बैलेंस में ही चेक करना है कोई हिडन एडजस्टमेंट तो नहीं है। तो जैसे यहाँ पे 10% दिया हुआ इन्वेस्टमेंट यानी हिडन एडजस्टमेंट हुआ। फिर एडवर्टीजमेंट के नीचे इंफॉर्मेशन है पेड फॉर 9 मंथ, तो अगेन ये भी हिडन एडजस्टमेंट हुआ। तो हिडन एडजस्टमेंट को पहले टिक मार्क कर लो। क्या करना है बाद में बताता हूँ आपको, तरीका है स्टेप पे, उस स्टेप से करेंगे तो सम ईजी होगा। तो पहले हमने लेबलिंग किया, फिर ओल्ड जो लिख लिया, फिर हिडन एडजस्टमेंट को टिक मार्क किया। अब इसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, याद रखें, ट्रायल बैलेंस के 1 इफेक्ट, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग, क्रेडिट, बैलेंस शीट, एसेट। डेप्रीशिएशन, बिल्डिंग और मशीनरी, बिल्डिंग का 5% है, मशीनरी का 3% है। पहला नाम है इसलिए पहला परसेंटेज, दूसरा नाम है इसलिए दूसरा परसेंटेज। तो बिल्डिंग और मशीनरी को टिक मार्क कर लें, बिल्डिंग और मशीनरी दोनों को टिक मार्क करें। टिक मार्क का मतलब है कि ये एंट्रियां आपको इनर कॉलम में लिखनी है, और जिस पे टिक मार्क नहीं होगा उसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो ये फायदा होता है टिक मार्क का। देन नेक्स्ट इज बिल रिसेवेबल इंक्लूड डिजाइन ऑफ बिल 3000। बिल रिसेवेबल पे एडजस्टमेंट है और ये एडजस्टमेंट रिलेट करता है डेटर से, क्योंकि डेटर हमारा कस्टमर है, हमने इसको क्रेडिट पे सोल्ड किया गुड्स और इससे एक डॉक्यूमेंट साइन करवा के लिया, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज बिल रिसीवेबल, और ये पैसा आने वाला है डेटर से। तो इसका रिलेशन है। डिजॉनर का मतलब होता है कि भाई आपकी एंट्री रिवर्स कर दो। तो टाइम बिंग इसको एज्यूम करो ये चेक है, ये डेटर से आपको चेक का पैसा मिलने वाला और ये चेक हो रहा है बाउंस, तो आपको एंट्रियां रिवर्स करनी है। तो जब इसने एट द टाइम ऑफ रिसीवेबल, जब इसने साइन करके दिया था डेटर ने, तो मेरे बिल रिसीवेबल अकाउंट में मैंने प्लस कर दिया था, और डेटर का अकाउंट जो उसका उधार का अकाउंट है उसमें से मैंने
ये अमाउंट को डिडक्ट कर दिया कि भाई चलो डेटर ने चेक दे दिया तो अज्यूम कर लिया कि मुझे पैसा मिल गया। तो उस वक्त जब ये बिल बना था उस वक्त अजम्पशन हो गया था कि चलो डेटर से 3,000 माइनस कर दो और ये हमारा अकाउंट है तो इसमें प्लस कर दो। मगर एडजस्टमेंट यानी लास्ट में साल के एंड में पता चला कि भाई ये बिल बाउंस हो गया, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, डेटर में फिर से इसका उधार बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस करना है और हमारे अकाउंट में तो पैसा आने वाला नहीं, डिसऑनर हो गया, तो यहाँ से माइनस करना है। तो इस चीज़ को याद रखें। एडजस्टमेंट के ऊपर पूरा एक वीडियो है मेरा, उसको भी आई बटन में भी चेक करें या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा चेक करें। तो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हैं, तो उसमें सारे एडजस्टमेंट मैंने स्टेप इफेक्ट के साथ, फर्स्ट इफेक्ट सेकेंड इफेक्ट के साथ दिए। तो होप सो वो आप देखें और उसको लिख के रखें, तो आपको सारे एडजस्टमेंट नहीं आ जाएंगे। और वैसे भी आपको स्टोरी टाइप में इसको याद रखें एडजस्टमेंट, तो इजीली याद होगा। रिलेशन याद रहेगा तो इफेक्ट याद रहेगा, और स्टोरी याद रहेगी तो आपको माइनस प्लस इजीली समझ में आएगा। तो डिसऑनर यानी बिल रिसीवेबल से माइनस करना है, डेटर में प्लस करना है। फिर है गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया। पार्टनर है दया और पर्सनल यूज यानी ड्राइंग कर रही है, और ये गुड्स ड्राइंग हो रहा, बच्चों याद रखें। और इसको टिक मार्क की जरूरत तो नहीं है। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग, यानी इसके कैपिटल से आप माइनस करोगे दया के। और सेकेंड इफेक्ट, गुड्स के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट हो, ये भी गुड्स है, क्लोजिंग स्टॉक भी गुड्स है, और एक एडजस्टमेंट है गुड्स का। तो गुड्स के बारे में अगर कोई भी एडजस्टमेंट आता है तो उसका एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट यानी गुड्स गोज आउट फ्रॉम द फैक्ट्री, कंपनी से गुड्स बाहर जा रहा है इन एनी फॉर्म, चाहे सेल्स कर लो। देखो सेल्स भी आप कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, है ना। और बच्चों को और एक चीज बता दो, डेबिट क्रेडिट हेडेक मत लो। डेबिट वाली सारी एंट्री डेबिट में जाएगी, क्रेडिट वाली सारी एंट्री क्रेडिट में जाएगी। डेबिट में और एक चीज बता दूं, डेबिट में सिर्फ और सिर्फ एसेट्स आते हैं और क्रेडिट में सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी आती है। तो ये भी हेडेक नहीं पाना, यहाँ पे कोई गलती से लाइबिलिटी ना लिखे। तो डेबिट साइड में दो ही एंट्री है, या तो एसेट्स है या तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस फैक्ट्री का है तो ट्रेडिंग, और ऑफिस या सेलिंग है तो प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये बेसिक चीज है, इसको समझे बच्चों। फिर अगला एडजस्टमेंट था हमारा राइट ऑफ बैड डेट और न्यू आरडीडी। ऑब्वियसली वापस से डेटर पे होगा, और ये बैड डेट से भी रिलेट करता है, और ये बैड डेट यानी ओल्ड आरडीडी से भी रिलेट करता है। इसका फॉर्मेट है, इसका पैटर्न है, तो ये सब इंटरलिंक है, तो इसको भी टिक मार्क करके रख ले। फिर गुड्स 6,000 वे सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। गुड्स सोल्ड हुआ, अच्छी बात है। किसको सोल्ड किया हमने, डेटर को सोल्ड किया। रिलेशन याद रखें, गुड्स सोल्ड हो गया, गुड्स डेटर के पास पहुंच भी गया, मगर हमारी गलती क्या हुई, नो एंट्री वॉज मेड। हमने इसको एंट्री करना भूल गए, यानी आपने सेल्स किया और इसको लिखना भूल गए। तो अभी सेल्स में क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, अनरिकॉर्डेड सेल्स। और सेम वे अगर हमारे बुक में एंट्री नहीं हुई तो डेटर के बुक में भी एंट्री हो गई, तो डेटर के बुक में भी ऐड करना पड़ेगा। तो डेटर के ऊपर बच्चों ऑल टूगेदर 5 एडजस्टमेंट आ रहे हैं ना। बिल डिसऑनर 1, अनरिकॉर्डेड सेल्स 2, न्यू बैड डेट 3 और न्यू आरडीडी 4। तो 4 एडजस्टमेंट है, और इनके ऑर्डर याद रखें। सबसे लास्ट में आना चाहिए आपका आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि ये परसेंटेज में होता है और ये हमेशा बैलेंस पे निकलता है। वी आर रिजर्विंग सम अमाउंट फॉर द फ्यूचर, नेक्स्ट ईयर के हम रिजर्व कर रहे हैं। तो करंट ईयर में जो पैसा बचा उसी में से रिजर्व होगा। तो पहले सारे एडजस्टमेंट कर लेना, पहले आपका ये डिसऑनर वाला एडजस्टमेंट कर लेना, फिर आपका न्यू बैड डेट भी कर लेना, फिर आपका अनरिकॉर्डेड सेल्स भी कर लेना, फिर जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस के ऊपर 5%। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सम के अंदर। ये 5% आप कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करते हो, तो ये हमेशा याद रखना। न्यू आरडीडी हमेशा डेटर के फॉर्मेट में लास्ट में आता है। तो सारे एडजस्टमेंट होप सो क्लियर हो। हिडन एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। 10% इन्वेस्टमेंट है, इस पे इंटरेस्ट निकालना है 10%। 20,000 का 10% कितना है बच्चों, 2,000। तो 2,000 इसमें ऐड होगा, याद रखें। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड, बिकॉज एसेट्स बढ़ने वाला है।
अगर एसेट बढ़ता है तो कंपनी के लिए इनकम ही होता है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। तो ये हो गया 2000 का। फिर एडवर्टीजमेंट का इंफॉर्मेशन है कि भाई हमने 4500 रुपया ये खर्चा भरा, मगर कितने महीने का भरा? सिर्फ और सिर्फ 9 महीने का भरा है। जबकि आप फाइनल अकाउंट बनाते हो 12 महीने का, 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19, 12 महीने का। आपको फाइनल अकाउंट हमेशा याद रखे 12 महीने का बनाना है। तो बच्चों 9 महीने का 4500, यानी अभी भी कितना महीना बाकी है? 9 के बाद गिनो, 10, 11, 12, 3 महीना बाकी है। बाकी को इंग्लिश में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, यानी ये एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग के ऊपर है। वो भी 3 महीना, अमाउंट नहीं है, अमाउंट आपको ढूंढना पड़ेगा। तो 4500 9 महीने का, तो एक एक महीने आप कन्वर्ट करो। तो सिंपल है, पहले क्या करेंगे, 4.5 को 9 से डिवाइड करें तो 500 आया एक महीने का। तो अभी मैंने बताया 3 महीना आउटस्टैंडिंग है, तो 500 इंटू 3 कर दो, तो आंसर आया 1500। तो 1500 इसमें आपको सिंपली क्या करना है, प्लस करना है। और सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी। तो होप सो क्वेश्चन का ओवरऑल आइडिया मिला रहेगा। अब चलते हैं इसका सम सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले बच्चों हम लोग ट्रेडिंग बनाएंगे, फिर पीएनएल, फिर बैलेंस शीट, मगर बनाना एक साथ ही आपको, स्क्रीन पे एक साथ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने आपको ये पार्ट में बना रहा हूँ। पहले ट्रेडिंग बनाऊंगा, फिर पीएनएल, फिर बैलेंस शीट। मगर आप जब बनाएंगे ना तो आप एक साथ बनाना। रूल याद रखें, एंट्री यहाँ पे जो पास की उस हिसाब से कुछ एंट्रियां आप पहले से लिख के रखें। तो जब आप ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो ट्रेडिंग में तो ये एंट्री आपको पहले से लिख के रखना है। बोर्ड एग्जाम में आधा घंटा पहले आंसर शीट मिलता है, तो आधा घंटा करेंगे क्या, तो ये फॉर्मेट बना के पहले से एंट्री लिख के रखो। और ये सेल्स रिटर्न के बाद याद रखे 2-3 लाइन छोड़ देना, फिर क्लोजिंग स्टॉक लिखना। ये कंपल्सरी, अगर ये लिख लिया तो बच्चों देखो 1-2 मार्क आपके कंफर्म हो गए। ठीक है, इसके हिसाब से नहीं सम करना है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से सम करना है। पहली एंट्री क्या आ रही है, ओपनिंग स्टॉक, अच्छी बात है, तो अब लिख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक, टिक मार्क कुछ नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम। ये फंडा याद रखो, टिक मार्क है तो इनर कॉलम, नहीं है तो आउटर कॉलम। फिर आता है वेजेस एंड सैलरी, ऑर्डर में जाना, मैं इसके हिसाब से सम नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रायल बैलेंस के हिसाब से ही सम कर रहा हूं। तो ओपनिंग स्टॉक लिखने के बाद अगर आप पूरा सम एक साथ करेंगे तो आप डायरेक्टली बिल रिसीवेबल लिखोगे एसेट्स में, टिक मार्क है इनर कॉलम में। फिलहाल मैं ट्रेडिंग ही कर रहा हूं तो मैं सिर्फ ट्रेडिंग देख रहा हूं, तो वेजेस आता है 9000, टिक मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम। फिर अगला ट्रेडिंग परचेज है, परचेज को टिक मार्क की जरूरत नहीं क्योंकि रिटर्न ऑलरेडी रहता ही है उसमें, तो उसको हमेशा इनर कॉलम में लिखिए 1,48,000। फिर अगला टी आता है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न इनर कॉलम में, टिक मार्क की जरूरत नहीं इन लोग को। सेल्स रिटर्न के बाद आता है रॉयल्टीज, टिक मार्क नहीं है, आउटर कॉलम। फिर ये तो हो गया। फिर अब क्रेडिट साइड में सेल्स है 285,500। फिर रिटर्न, परचेज रिटर्न। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो मुकम्मल हो गया। अभी एडजस्टमेंट वाला ट्रेडिंग वाली एंट्री एक ये है, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्टली आउटर कॉलम में चले जाएगा 40,000। फिर डेप्रीशिएशन ट्रेडिंग भी नहीं आता है, बिल रिसीवेबल नहीं आएगा, गुड्स वाला एंट्री आएगी, गुड्स विदड्रॉन बाय दया फॉर पर्सनल यूज। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बाय गुड्स टेकन ओवर बाय दया फॉर पर्सनल यूज 1000। और इसका सेकेंड इफेक्ट आपको कैपिटल से माइनस करना है, ठीक है, बाद में करेंगे। फिर ये राइट ऑफ भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है। अनरिकॉर्डेड सेल्स है 6000, हमने ऑलरेडी टिक मार्क भी किया हुआ है, तो 6000 यहाँ पे प्लस करना। हम लिखना भूल गए, बट नो एंट्री वॉज मेड, सेल्स हुआ लिखे नहीं ना, तो लिख देते हैं। लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब और नहीं है ट्रेडिंग तो इनको बाहर कर लेते हैं। 148 से 4 गया तो 144, फिर 285,500 से 2000 माइनस होगा, 6000 प्लस होगा, यानी इनडायरेक्टली 4000 ही प्लस होगा, तो 289,500। अब नॉर्मली क्रेडिट साइड ही बड़ा होता है ट्रेडिंग का, तो इनको पहले प्लस करें। 289, 290 एंड 330 समथिंग आया, 330,500। क्रेडिट बड़ा है, दोनों साइड लिखेंगे। अब इसको डेबिट के टोटल से माइनस कर देना, 144, 165, यानी 2,09,000, 2,18,000, 19, 20, 21, 221 को 330 से माइनस कर दे, तो आपका बैलेंस है 1,09,500, और इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब ये जाता है पीएनएल, इसी के नीचे पीएनएल बनता है, और ये डेबिट है तो पीएनएल में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पीएनएल से स्टार्ट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा रहेगा,
तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी लिखा है, देखो यहाँ पे मैंने 109,500। और ये फॉर्मेट ये भी याद रखिए, ये फॉर्मेट आपको पहले से लिखना है बैड डेट का। ओल्ड बैड डेट, ऐड न्यू बैड डेट, ऐड न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़ के लेस ओआरडीडी। तो शुरू करते हैं बच्चों। एंट्रियां प्रॉफिट एंड लॉस, पी देखना है, ओल्ड बैड डेट दिया है 1000, तो लिखते हैं इनर कॉलम, ठीक है, कैलकुलेशन है ये। फिर अगला पी आता है ऑडिट फीस 1200, टिक मार्क नहीं है, बाहर लिखना। फिर डिस्काउंट, ये भी बाहर जाएगा। आफ्टर डिस्काउंट एडवर्टीजमेंट आता है, मगर ये 10% इन्वेस्टमेंट भी है। ये आपका हिडन एडजस्टमेंट में था, 2000 मैंने बोला था, आया था ब्याज 20,000 पे 10%। डेट वगैरह नहीं है, इसलिए 12 महीना कंसीडर कर रहे हैं। कभी कभी डेट देगा तो आपको उसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिलहाल डेट नहीं है तो वी हैव टू कंसीडर 12 महीना। तो 10% बहुत सिंपल है बच्चों, एक जीरो छुपा देने का, तो 2000 है। और ये क्रेडिट में आएगा क्योंकि एसेट्स का इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे लिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो वो इंटरेस्ट आएगा 2000 यहाँ पे। फिर एडवर्टाइजमेंट है, टिक मार्क है, इनर कॉलम में लिखेंगे। और इस पर एडजस्टमेंट बताया था मैंने, कितना आया था 1500 आउटस्टैंडिंग, प्लस करना है, बाहर चले गया 6000। और ये 1500 का सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी, फ्यूचर एक्सपेंस इज योर लाइबिलिटी। फिर क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट हो गया, अभी क्रेडिट में कोई है ओल्ड आरडीडी 1800, ये लिख लेते हैं। फिर डिस्काउंट 1800, ये लिख लेते हैं। क्रेडिट वाला क्रेडिट में, डेबिट वाला डेबिट में, ये रूल हमेशा याद रखें। अब चलते हैं एडजस्टमेंट में। पीएनएल का एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं आएगा, डिप्रीशिएशन आएगा। बिल्डिंग पे 5%, बिल्डिंग पे 5%, 75,000 का 5%, तो 3750। और फिर मशीनरी का 3%, मशीनरी का 1,14,800 का 3%, तो 3% थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, तो बच्चों इसको ना 1% कर दो। तो 1% में 2 जीरो हटाने का, तो ये आ गया 1148। अब सिंपली मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो इट कम्स टू 3444। इन तीन दोनों को प्लस करें, बाहर लिख दें। डिप्रीशिएशन भी हो गया हमारा। और कोई एडजस्टमेंट आता है पीएनएल में, डिजॉनर नहीं आएगा, पर्सनल यूज नहीं आएगा, ये आएगा न्यू बैड डेट, ये रहा यहाँ पे आएगा। अब हेडेक है न्यू आरडीडी का, उसके लिए पूरा आपको डेटर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो एक रफ में आप बता दे दो आपको मैं, डेटर 1,32,500, इसमें सबसे पहले ये डिजॉनर वाला प्लस करना, फिर अनरिकॉर्डेड सेल्स वाला भी प्लस करना, और फिर न्यू बैड डेट अब माइनस होगा। तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो बैलेंस आएगा 1,39,700, इस बैलेंस का 5% न्यू आरडीडी निकलेगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, 139,700 का 5%, तो इट कम्स टू 6,985। और फिर वो यहाँ लिखेंगे हम। तो ये लाने के लिए हेडेक है, और इसका ऑर्डर याद रखें। एक्चुअली लास्ट एंट्री और एक आती है डिस्काउंट ऑन डेटर करके, अगर वो होता ना तो अब ये जो बैलेंस आता 139,700 को माइनस करते 6,985 से, तो जो बैलेंस आता फिर उस बैलेंस के ऊपर डिस्काउंट ऑन डेटर होता है। तो एक्चुअल में बहुत रेयर एंट्री है, तो इसलिए बेसिकली बच्चे ये आरडीडी को लास्ट एज्यूम करते हैं। और सेकेंड लास्ट याद रखना न्यू बैड डेट है, उसके ऊपर ये 2 एंट्रियाँ हैं, और कोई एंट्रियाँ नहीं है। टोटल 5 एंट्री होती है हमारी, 1 2 3 4 डिस्काउंट मिला के 5। तो डेटर पे मैक्सिमम 5 एंट्री आती है, और मिनिमम तो 2 ही आती है, न्यू बैड डेट न्यू आरडीडी। इसमें दोनों आगे, डिजॉनर भी आ गया हमारा, अनरिकॉर्डेड सेल्स भी आ गया। तो ये कैलकुलेशन समझना, क्योंकि ये 5% इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज ऑन अ बैलेंस। अब ये आ गया, तो ये दोनों और ये तीनों प्लस कर देते हैं, 6 7 8 9,000 समथिंग आया, और इससे 1800 को माइनस करेंगे तो आपका एक्चुअल बैड डेट हुआ 7,985 का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनल अकाउंट में, ये ऑर्डर याद रखना। अब सारी एंट्रियां होंगी हैं, तो इसे वर्किंग नोट हटा देते हैं। अब इसको भी क्लोज करते हैं। ऑब्वियसली इसका भी क्रेडिट बड़ा है आपका, 19 10 11 12 13, यानी 1,13,300। अब इसको डेबिट के टोटल से माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आता है 88,621। दैट इज योर नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन।
अब बच्चों ये नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है क्योंकि दो जन है हमारे पास, दया और शमा, इन दोनों को रेशियो में बांटना है। रेशियो का इन्फॉर्मेशन सम में कहीं नहीं है, तो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव टू कंसिडर्ड एज अ इक्वल रेशियो 1:1, यानी 82,621 को पहले हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आया 44,310.5। अब आंसर पॉइंट में आ रहा है तो एक को 1 रुपया बढ़ाना पड़ेगा और एक को एज इट इज रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ को थोड़ा आप अपना लॉजिक यूज करें। देखो यहाँ पे मैंने 1 रुपया इसको बढ़ाया, इसको 10 ही रखा है क्योंकि ये आपको लास्ट में 1 आना चाहिए। तो अभी मैं दोनों का अगर 1-1 कर देता तो लास्ट में टोटल 2 आता। तो जब भी ये पॉइंट ऐसा आवे ना तो 1 रुपया आपको कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। तो मैंने दया में बढ़ा दिया, आप चाहें तो क्षमा में 1 कर दो, यहाँ 0 कर दो, आपके ऊपर, यहाँ कोई रूल नहीं है। हाँ, आपको ये टोटल सेम आना चाहिए बस, तो किसी में 1 रुपया कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये नेट प्रॉफिट का बाइफिकेशन हो गया, तो अभी ये 44,311 और 44,310 क्या करेंगे, इनके कैपिटल में ऐड करेंगे इन द बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग और पीएनएल मुकम्मल हुआ। ये कंबाइन होता है, हेडिंग ही मैंने 2 बार नहीं लिखना है आपको, हेडिंग एक ही बार ही लिखना है आपको बताने के लिए, क्योंकि ये इस लाइन के जस्ट ऊपर ट्रेडिंग कंटिन्यू है, खाली बताने के लिए रखा है मैंने। हेडिंग 2 बार नहीं लिखना, हेडिंग एक ही बार ही लिखना है आपको। हाँ, बैलेंस शीट की हेडिंग लिखना है अभी। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ बच्चों। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल और नेट प्रॉफिट डाल देते। कैपिटल 160 120 आया और इनका जो नेट प्रॉफिट आया था 4311 4310। अब सम शुरू करेंगे, तो अगेन डेबिट से शुरू करते हैं। एसेट्स है टिक मार्क इनर कॉलम 28,000, फिर और अगला एसेट है डेटर 132,500 इनर कॉलम, फिर मोटर कार नो टिक मार्क बाहर लिख देंगे, मशीनरी टिक मार्क के अंदर। नाउ नेक्स्ट ए इज बिल्डिंग टिक मार्क है, इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर कैश एट बैंक नो टिक मार्क बाहर लिख देंगे। कैश एट बैंक का इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम में टिक मार्क है। हिडन एडजस्टमेंट था, क्या हिडन एडजस्टमेंट था 2,000 का। इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है, चाहे वो एसेट्स में हो चाहे वो लाइबिलिटी में हो, इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है ना। लोन आपने दिया हो या लोन आपने लिया हो, दोनों ही केस में इंटरेस्ट क्या करते बच्चों, प्लस ही करते ना। तो सेम में वो फंडा याद रखो, इंटरेस्ट यानी प्लस ही करना आपको। तो ये 22 बाहर कर देते हैं। और अगला ये तो नहीं, यहाँ ये एडवर्टीजमेंट का एडजस्टमेंट किया था हमने, 1,500 आउटस्टैंडिंग था, वो भी लिख लेते हैं। और सब चीज़ ऑर्डर में करेंगे तो याद रहेगा। तो ये टिक मार्क से पता चला लाइबिलिटी था, तो लाइबिलिटी में लिख दें 1,500 आया था वर्किंग नोट में। अभी क्रेडिट साइड जनरल इज 14,500 बाहर, क्रेडिट 98 बाहर, सेल्स हो गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस ये भी इधर आएगा लाइबिलिटी, और कुछ नहीं है। एडजस्टमेंट में चलते, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 आउटर कॉलम। फिर डिप्रीशिएशन था बिल्डिंग पे और मशीनरी पे, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है 575,000 और 5%, ये ऑलरेडी पीएनएल में लिखा है हमने। पहले यहाँ करना है फिर पीएनएल में जाना है, ये स्क्रीन में नहीं आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ मैं। फिर सेम वे मशीनरी का 3% और इन दोनों का सेकेंड इफेक्ट पीएनएल में था, आउटर कॉलम में माइनस करके लिख दिया हमने। फिर बिल डिजॉनर था 3,000, यहाँ से ये आपका अकाउंट है, यानी आपका एक पॉकेट समझ लो, पॉकेट के ऊपर लिखा है बिल रिसीवेबल। जो भी कस्टमर आपको पोस्ट डेटेड चेक देता है, यानी आज सोल्ड हुआ है मगर बोलता है वो कि भाई 3 महीने बाद दूंगा पैसा, 2 महीने बाद दूंगा, तो चेक बना के देता है एक तरह से। बिल रिसीवेबल डॉक्यूमेंट है, फिलहाल एज्यूम करो कि चेक है, पोस्ट डेटेड चेक, 2 महीने बाद पैसा आएगा, 3 महीने बाद पैसा आएगा। तो आप उनको किसी कस्टमर ने 3,000 का चेक पहले कभी दिया था तो हमने इसमें डाल के रखा है, और आज पता चला कि डिजॉनर बाउंस हो गया, यानी वो चेक निकाल के फाड़ के फेंक दो, निकालना यानी माइनस करना। और जब ये चेक मिला था डेटर भाई साहब से, उस वक्त मैंने इसके खाते को 3,000 कम कर दिया। चलो भाई इसने भले चेक दे दिया, अज्यूम कर ले कि पैसा मिल गया, मगर चेक का डेट जब 1-2 महीना हो जाता, उस दिन बैंक में जाके पता चलता है कि चेक बाउंस हो रहा है, तो अभी क्या करेंगे, इसका खाते को वापस से बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये प्लस होता है, इसको याद रखें, इसको माइनस करके बाहर कर दें और यहाँ पे 3,000 को यहाँ प्लस कर दें। फिर क्या बोलते हैं, अगला एडजस्टमेंट है ये भाई साहब का, दया का था पर्सनल यूज गुड्स ड्राइंग, दया के कॉलम में ड्राइंग यानी माइनस गुड्स ड्राइंग। फिर इसका सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट है, ऑलरेडी लिखा है हमने। फिर हमारा राइट ऑफ आता है 1,800, मगर इससे पहले मैंने बोला था आपको अनरिकॉर्डेड सेल्स करना पड़ेगा,
तो 6000 अनरिकॉर्डेड सेल्स, यहाँ पे भी ऐड करना होता है, सेल्स में भी ऐड करना है। अब जाके आप ये न्यू बैलेट कर सकते हैं 1800। ये कैलकुलेशन अभी बताया था मैंने, ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आता है 139,700। ये तीनों प्लस हुआ, 1800 माइनस हुआ। अब 139,700 पे 5% आपका न्यू RDD ना ऑर्डर कॉलम। फिर ये सिंपल है, ये चीज़ याद रखें बच्चों, ये इंपॉर्टेंट था इस सम के अंदर। ये फिगर लाना हो, फिगर के ऊपर 5%, नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि RDD 5% ऑन डेटर, बोलेंगे सर डेटर तो ये रहा। अरे भाई रिजर्व कर रहे हैं और रिजर्व बैलेंस के ऊपर होता है। पहला जो पेमेंट अजम्पशन है कि भाई मेरे को 1 करोड़ आने वाला है, अज्यूम कर रहे हैं हम लोग 1 करोड़ आने वाला है, अज्यूम कर रहे हैं। और फिर आप बैंक में जाके उसमें से 10 लाख सेविंग कर दोगे, फिक्स डिपॉजिट, भाई चलो 1 करोड़ आना, मैं 10 लाख डिपॉजिट कर देता हूँ। भाई जब 1 करोड़ अपने हाथ में आ जाएगा तब जाना चाहिए। तो मालूम पड़ा 1 करोड़ अज्यूम किए थे, मगर सामने वाला बोलता है भाई मेरे पास 40 लाख ही है, मैं 1 करोड़ नहीं देख सकता हूँ, अब बताओ। तो इसीलिए रिजर्व हमेशा बैलेंस पे होता है। तो उसी तरह से डेटर से अज्यूम किए थे कि भाई 132,500 आने वाला है, और उसमें डिसऑनर का भी अमाउंट ऐड हुआ, अनरिकॉर्डेड सेल्स का भी अमाउंट ऐड हुआ, और एक नुकसान फिर माइनस किए। तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद बैलेंस में अब कंफर्मेशन है कि ये इतना मेरा पैसा हाथ में आ गया, तो अब इसी के ऊपर 5% निकलेगा। तो ये बैलेंस वर्ड याद रखे, बैलेंस पे 5%, बैलेंस के ऊपर 5%। फिर और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है बच्चों, अब क्या कर लेते, सिंपली क्लोज कर सकते हैं हम लोग, सारे एडजस्टमेंट कर दिए। कैपिटल को बाहर कर देते हैं, 160 2,04,- 1 यानी 2,03,311, और ये 164,310, ये प्लस हुआ है और यहाँ पे ये माइनस हुआ है। तो अब आपका ये आउटर कॉलम का पूरा टोटल एसेट्स और लायबिलिटी का दोनों का सेम आना चाहिए। इसका मतलब सम आपका पूरा सम राइट है, टैली हो गया। तो इसे कहते हैं हम लोग टैली बच्चों। तो ये रहा आपका पूरा सम एक साथ। इस तरह से नोटबुक में इस तरह से करें तो एक साथ समझ में आएगा आपको। पूरा सम हो गया इसलिए मैं स्क्रीन पे एक साथ रख रहा हूँ। तो इफेक्ट को समझे, अनरिकॉर्डेड सेल्स को याद रखें, यहाँ पे भी ऐड हुआ है और डेटर में भी ऐड हुआ है। डेप्रीशिएशन वगैरह करें तो पहले यहाँ माइनस करें परसेंटेज निकाल के डेप्रीशिएशन का, और फिर इनका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पास करें। आउटस्टैंडिंग वगैरह है तो यहाँ हमने प्लस किया और सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे किया लायबिलिटी में। तो इस चीज़ को समझे बच्चों। और एक था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ प्लस हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है, फायदा, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। और लॉजिक को समझे तो बहुत सिंपल है, फाइनल अकाउंट ऑर्डर वाइज करे, स्टेप वाइज करे। इनिशियली थोड़ा बोरिंग होता है, मगर जब आप एक बार ये ऑर्डर में करते जाएंगे ना तो आपका सब में कभी मिस्टेक नहीं होगा, परफेक्टली राइट हो जाएगा। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।